हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 14/2/2019 की शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपकी एसएससी जीडी 2019 टोटल आपकी इतनी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11, 12, 13 और 14 तारीख की शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 14/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला गया है कि 4500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। फिर बोला गया कि यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है तो आपसे पूछा गया कि 3 वर्षों के पश्चात धन राशि क्या होगी। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अमाउंट क्या होगा, यानी कि आपका मिश्र धन क्या होगा। आपका दिया क्या गया, यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया, यहाँ पर 10% यानी कि आपका रेट यानी कि आपका दर दिया गया, और 3 वर्ष आपका क्या दिया गया है, टाइम यानी कि समय दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है कि अमाउंट क्या होगा। तो मैं इसे आपको जो है 2 तरीके से बताने का जो है कोशिश करता हूँ। इसे जो है रेशियो मेथड और 3 मेथड से दोनों से जो है इसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रेशियो मेथड को देखेंगे। किसे देखेंगे, रेशियो मेथड को हम लोग इसे रेशियो मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ पर जो है 2 वर्षों का जो आपका रेशियो मेथड कितना होता है, 2:1 होता है, यानी कि 2:1 होता है। ये वहाँ पर जो आपका 3 ईयर का यानी कि 3 सालों का जो है रेशियो मेथड कितना होता है, 3:1 होता है, यानी कि 3:3:1 होता है। तो हमें लगाना कौन सा रेशियो मेथड है यहाँ पर, 3 सालों का, यहाँ क्योंकि यहाँ पर समय कितना दिया गया, 3 साल दिया गया। तो रेशियो मेथड अभी कौन सा अनुपात लगाना है, 3:1 लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4500 का 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 4500 का 10%। तो 4500 का 10% कितना होता है, 450 होता है। कितना होता है, 450 होता है। यहाँ पर आप चाहे तो निकाल कर देख सकते हैं, 4500 इंटू 10/100। 2 शून्य आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 450। यानी कि 4500 का 10% कितना होगा, 450। तो अब आगे क्या करेंगे, अब 450 का भी क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 450 का भी 10% निकालेंगे। जो आपका ये जो आपका राशि यहाँ पर निकला उसे जो है किससे गुना कर दिया जाता है, 3 से गुना कर दिया जाता है। फिर जो आगे क्या किया जाता है, 450 का भी जो है क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेट का आपका क्या दिया गया, दर 10%, यानी कि 450 का भी आपका क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 450 का 10% कितना होता है, 45 रुपये होता है। कितना होता है 450 का 10%, 45 रुपये। आप चाहे तो यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 450 का 10% बट्टा नीचे 100, 1 2 शून्य तो कट गया, तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि 450 का 10% अब कितना हो गया, 45। उसे भी क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। फिर एक बार जो है आप क्या करना है, 45 का भी 10% निकालेंगे। क्या करेंगे, 45 का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 होता है। आपका कितना होता है, 4.5। उसे जो है किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं कि 45 का 10% कितना होता है, 45 इंटू 10/100, 1 शून्य चला गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 4.5। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो मीटर से आपको क्या करना होता है, जो आपकी धनराशि दी गई है उसका रेट यानी कि 4500 का 10% निकालेंगे तो 450। फिर 450 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 45। फिर 45 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। यानी कि सभी को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 450 को 3 से गुना करेंगे, 45 को 3 से गुना करेंगे, आप 4.5 को 1 से गुना करेंगे। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना करते तो 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, 45 तिया कितना होता है, 135 होता है।
फिर जो है 4.5 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4.5 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 0.5 यहाँ पर आपका हो गया, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया 5 3 8 हो गया, फिर आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4 हो गया, फिर आगे आपका 1 हो गया, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1479.5 यानी कि 1489.5 जो है क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करते हैं, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। तो मूलधन आपका कितना दिया गया 4500, आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना आया 1489.5 आया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 89.5, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 1 5, यानी कि ये आपका क्या आ गया मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ गया। ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया, यानी कि क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। तो ये आपका क्या आ गया रेशियो मेथड हो गया। ये आपका किस में हो गया रेशियो मेथड। हम लोग जो है आप क्या देखेंगे एक ट्री मेथड में देखेंगे, यानी कि किस में देखेंगे ट्री मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है कितना दिया गया है 4500 रुपये, रेट यानी कि दर कितना दिया गया है 10% दिया गया, और टाइम यानी कि समय कितना दिया गया है 3 साल दिया गया। कितना साल दिया गया 3 साल दिया गया। और हमें निकालना क्या है मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4500 का 10% निकालेंगे। क्या करेंगे 4500 का 10%, तो कितना हो जाएगा 450। 450 क्या हो गया एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। फिर अगले साल जो है ब्याज क्या लगेगा 450, अगले साल भी ब्याज लगेगा, और जो पिछले साल ब्याज लगा उसका भी अब 10% क्या लगेगा ब्याज लगेगा। क्या लगेगा 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 450 का 10% अब क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 450 का 10% कितना होता है 45 रुपये होता है। कितना होता है 45 रुपये। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो अभी क्या आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया, लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक बार और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अगला साल भी जो है 450 रुपया जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन जो आपका ब्याज मिला यानी कि जो आपके पिछले 2 वर्ष का ब्याज मिला, जो आपका 450 और 450 यहाँ पर ब्याज मिला, उसका भी अब क्या लगेगा ब्याज लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर आपका ब्याज लगेगा। तो 450 कितना हो गया 900, यानी कि 900 का जो है अब क्या लगेगा 10% ब्याज लगेगा। क्या लगेगा 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 2 शून्य 2 शून्य चला गया, तो 900 का 10% कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये जो है 45 रुपया ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा ब्याज लगेगा। जो आपका यहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा उस पर भी जो है तीसरे वर्ष में क्या लगता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि 400 450 का यानी कि 900 का जो है 10% कितना हो गया 90, और 45 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा जोड़ा जाएगा तो आपका ये क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। क्या निकल गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर जोड़ कर देख लेते तो 0 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 13 135 हो गया, प्लस 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5। तो ये आपका क्या आ गया CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1489.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1489.5। आपसे पूछा क्या जा रहा है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए अभी आपको बताया गया कि क्या होता है प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो क्या करेंगे 4500 आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था 4500, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 1489.5 आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 59। आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 59। यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऊपर में यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर जो है कितना आ जाता है आपका 5989.5 जो आपका क्या आ जाता है चक्र यानी कि आपका क्या आ जाता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ जाता है। आपका क्या आ जाता है ये मिश्र धन आ गया। तो आप चाहे तो ट्री मेथड से बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो रेशियो मेथड से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर की ऊंचाई जो है कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है, तथा इसके आधार की त्रिज्या जो है कितनी है
14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बेलन यानी कि सिलेंडर का जो है क्या पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सिलेंडर यानी कि बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2πr(h) होता है। तो क्या करेंगे, सभी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हल करते हैं तो 2 पाई को 22/7 लिख सकते हैं, तो 22/7 लिख देंगे। आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो आर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो काटते हैं 14 को 7 से, तो 7 दूनी 14, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 दूनी जो आपका कितना हो जाता है 176, यानी कि 176 पे एक शून्य जो है आपका क्या हो जाएगा, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है उसके क्रय मूल्य से कितना 40% अधिक है। कितना अधिक है, 40% अधिक है। फिर बोला गया यदि उस वस्तु पर 50% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो अंकित मूल्य आपका क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और आपका विक्रय मूल्य जो है क्या हो गया, एसपी हो गया। आपका क्या हो गया, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पर बोला गया सीपी जो है मार्क्ड प्राइस जो है कितना अंकित किया, यानी कि सीपी से जो है यानी कि क्रय मूल्य से जो है कितना अधिक अंकित किया गया। क्रय मूल्य हमेशा जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या या फिर कोई भी नंबर जो है हमेशा खुद में कितने होते हैं, 100%, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना था, 100% था। तो उसे कितना अधिक अंकित किया गया, 40% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 100% का समान जो है उसे कितना अंकित किया गया, 140% में अंकित किया गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया अंकित की गई वस्तु पर जो है 50% की छूट दी गई। क्या किया गया, 50% का छूट दे दिया गया, यानी कि कोई वस्तु जो है 140% से अंकित की गई लेकिन उस पर 50% की छूट दी गई, यानी कि उसे जो है क्या कर दिया गया, उसका रेट आधा कर दिया गया। जब 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे जो है आपका क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 50 से जो है 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 50% को 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि कोई 2 यूनिट का वैल्यू जो है अब कितना कर दिया गया, 1 यूनिट की उसमें कमी कर दी गई, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू जो है कितना कर दिया गया, उसका 1 यूनिट कर दिया गया, यानी कि उस वस्तु को जो है पहले जो जितना दाम थी उसका जो है क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। यानी कि 140% का अंकित मूल्य जो है उसे बेचा कितने में गया, यानी कि 140 का आधा, तो कितना में बेच दिया गया होगा, 70% में जो है क्या किया गया, उस वस्तु को बेच दिया गया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100%, उसे अंकित 40% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 140% में अंकित किया गया। छूट कितना दे दिया गया, 50% छूट दे दिया गया, यानी कि उस वस्तु का जितना मूल्य था अब उसका मूल्य जो है क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, यानी कि उसका अंकित मूल्य 140 था तो आधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु को बेच कितना दिया गया, 70 में बेच दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य जो है कितना है, 100% है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य जो है कितना है, 70% है। तो पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो क्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, 100%, तो उसका x% जो है आपको क्या निकालना है, यहाँ पर x% निकालना है। तो परसेंट से परसेंट चला गया, 100 से 100 चला गया, यानी कि x बराबर जो आपका क्या आ गया, 70% आ गया, आपका क्या आ गया, 70% आ गया। यानी कि आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है,
70% है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि प्रबंधकों का औसत वेतन कितना यक्स है तथा श्रमिकों का औसत वेतन वाई है। तो प्रबंधकों का औसत वेतन कितना दिया गया है, यक्स दिया गया, और श्रमिकों का जो औसत वेतन कितना दिया गया है, वाई दिया गया। फिर आगे बोला गया कि प्रबंधकों की संख्या जो है श्रमिकों की संख्या का कितना गुना है, 15 गुना है। यानी कि संख्या यानी कि दोनों का जो है नंबर क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर बोला गया कि प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है, तो श्रमिकों की संख्या क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो प्रबंधकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15A। क्या हो जाएगी, 15A की, क्यों यहाँ पर बोला गया कि प्रबंधकों की संख्या जो है श्रमिकों की संख्या का कितना गुना है, 15 गुना किया, यानी कि श्रमिकों की संख्या अगर ए मानते हैं तो प्रबंधकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15A हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, संख्या हो गई किसके, प्रबंधकों और श्रमिकों की। और ये जो आपका क्या दिया गया, यक्स दिया गया प्रबंधकों का औसत वेतन, और वाई जो है श्रमिकों का औसत वेतन दिया गया। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का जो है औसत वेतन क्या है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आपका औसत वेतन पूछा जा रहा है किसका, प्रबंधक और आपका जो है श्रमिक का जो है मिलाकर औसत वेतन क्या। तो ये आपका क्या दिया गया है, एवरेज वेतन, यानी कि एवरेज इनकम बोल सकते हैं। आपका एवरेज वेतन दिया गया कितना, यक्स और वाई। आपका नंबर जो है कितना है, 15A और ए है, यानी कि टोटल अगर इसे हम गुना करते हैं, इसमें जो है क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वेतन निकल जाएगा प्रबंधक का, टोटल वेतन किसका निकल जाएगा, श्रमिक का निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 15AX, 15AX जो है क्या आ गया, आपका टोटल प्रबंधकों का कुल वेतन आ गया। अगर इधर ए और वाई यानी कि ए और वाई इधर गुना करेंगे तो ए वाई जो आपका क्या आ गया, श्रमिकों का कुल वेतन आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि दोनों को जब जोड़ देते तो क्या हो गया, ये श्रमिकों का यानी कि ये प्रबंधकों का वेतन, ये श्रमिकों का वेतन, ये आपका क्या हो गया, टोटल वेतन हो गया किसका, प्रबंधकों और यानी कि श्रमिकों का कुल वेतन हो गया। यहाँ पर नंबर यानी कि टोटल जो है प्रबंधकों और श्रमिकों का जो है टोटल नंबर कितना था, तो यहाँ पर जो है 15 ये जो है क्या था, आपका प्रबंधक था, ये जो है आपका क्या था, श्रमिक था। यानी कि टोटल जो है प्रबंधक और श्रमिक को मिलाकर कितने थे, 16A थे। कितने थे, 16A थे। तो दोनों में कॉमन क्या ले सकते, ए जो है कॉमन ले सकते, तो ए कॉमन ले लेंगे। नीचे जो है बचेगा आपका क्या ब्रैकेट के अंदर, तो 15x प्लस जो आपका क्या बच जाएगा, y बचेगा। नीचे जो आपका क्या है, 16A है, कितना है, 16A है। तो ए से ये जो है चला गया, तो आपका क्या बचेगा, 15x प्लस y बाई 16 बचेगा। यानी कि प्रबंधकों और श्रमिकों का औसत वेतन कितना आ गया, 15x प्लस y बाई 16 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, आपको जो है जरूर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। यहाँ पर बोला गया है कि आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा से जो है 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से जो है 4 सेंटीमीटर कम है। तो एक यहाँ पर क्या बना देते, यहाँ पर रेक्टेंगल आपके लिए बना देते, एक आपका यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का साइड यहाँ पर यानी कि वर्ग का साइड क्या मान लेते, ए मान लेते, क्या मान लेते, ए मान लेते, मान लेते कि वर्ग का साइड क्या है यानी कि भुजा क्या है, ए है। तो यहाँ पर बोला गया कि आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा से जो है कितना, 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि यहाँ पर वर्ग की जो है भुजा की लंबाई यहाँ पर a सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लंबाई क्या बोला गया, लंबाई बोला गया कि वर्ग की भुजा से जो है 5 सेंटीमीटर अधिक है किसकी, आपके आयत की लंबाई। आयत की लंबाई जो है क्या है, वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। और यहाँ पर चौड़ाई में क्या बोला गया, चौड़ाई में बोला गया कि चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। यानी कि वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो यानी कि आयत की जो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, a-4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a-4 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपका लेंथ जो है रेक्टेंगल यानी कि आयत का कितना हो गया, a+5।
और इसका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई, a-4 हो गई। और a जो है आपका क्या है, स्क्वायर यानी कि वर्ग का साइड a है। तो अब यहाँ पर बोला क्या गया था, यहाँ पर बोला गया है कि वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। तो दोनों का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो है आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और वहीं जो है आपका स्क्वायर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपको दोनों हमेशा ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर लंबाई कितना आया था आपका, a+5 आया था। कितना आया था, a+5 आया था। चौड़ाई कितना आया था, a-4। तो क्या कर देंगे, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ यानी कि ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। दोनों का गुना कर दिए तो क्या आ गया आपका, रेक्टेंगल का एरिया। और अगर इसका a स्क्वायर कर देंगे यानी कि भुजा हमने क्या माना था, a माना था, तो ए अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसे हल करते तो a² + 5a माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4a और यहाँ पर -5 चौक 20 = a² होता है। तो +a² अपोजिट दिशा में जो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 5a में से 4a गया तो आपका a बचा। और 20 को जब उधर भेजेंगे अपोजिट साइड में तो आपका क्या हो जाएगा, -20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। यानी कि a बराबर जो आपका क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत की जो है लंबाई क्या आ गई, आयत की लंबाई यानी कि लेंथ जो है कितना आ जाएगा, a+5। तो a का मान कितना आया, 20, यानी कि 20 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और इसका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो है कितना हो जाएगा, a-4, यानी कि a जो है कितना मान है, 20, यानी कि 20 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी कि उस रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो है लंबाई कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। उसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 हो गया। लंबाई जो है कितना दिया गया था, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर निकालने पर आया था। चौड़ाई कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 25 + 16 जो है कितना हो जाएगा आपका, 41 होता है। 41 दूनी जो है आपको कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि उस रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप जो है कितना आ गया, 82 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको जो है हम यहाँ पर 2-3 चीज जो है आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। उसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और स्क्वायर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए डेटा का बहुलक क्या है। तो जब इस तरीके से आपका नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि बहुलक क्या है, तो बहुलक मतलब होता है कौन सी नंबर जो है सबसे अधिक बार रिपीट यानी कि उसे दोहराई गई है। तो यहाँ पर चेक करेंगे सबसे ज़्यादा बार जो है किसे रिपीट किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 देखते हैं, क्योंकि सबसे न्यूनतम संख्या यहाँ पर कौन सा है, 0 है। तो 0 को देखेंगे कितनी बार रिपीट किया गया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। 0 को जो है कितनी बार रिपीट किया गया, 3 बार। फिर अब 1 को देखते, तो 1 को जो है यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितने बार, 6 बार रिपीट किया गया। फिर आगे देख लेते 2 को जो है कितने बार रिपीट किया गया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 को जो है कितने बार किया गया, 3 बार। अब यहाँ पर 3 को भी देख लेते, तो 3 को 1 बार, 2 बार। 3 को जो है कितने बार, 2 बार किया गया। यहाँ पर जो आपका 2 शायद छूट गया। 2 जो है यहाँ पर कितना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी 2 जो है कितने बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुलक यानी कि कौन सी संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है एक नंबर की संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई है। कितने बार आई है, 6 बार। यानी कि आपका बहुलक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि आपका बहुलक कौन सा होगा, 1 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
ये आपका ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में आपका क्या दिया गया है, 7 विभिन्न माह में कारों का उत्पादन दिया गया है, किसमें 10,000 को जो है दर्शाता है। यानी कि M1 में 25,000, M2 में 32,000, इस तरीके से जो है कारों के जो है विभिन्न उत्पादनों को दर्शा रहा है सारे M1 से लेके M7 तक। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो M2 में जो है कितना कार जो है उत्पादन करता है, 32, यानी कि 32 गुना 10,000, यानी कि 32 का जो है क्या करता है, M2 में उत्पादन करता है, और 25 का जो है किसमें करता है, M1 में उत्पादन करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कितना अधिक जो है उत्पादन करता है। तो 32 माइनस 25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 2 7, यानी कि 7 का अधिक उत्पादन करता है। किससे इसमें तुलना किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना अधिक जो है उत्पादन करता है, यानी कि M1 जो है क्या चला जाएगा, नीचे। तो M1 में कितना किया जाता है, 25 का। परसेंट में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कितना अधिक जो है उत्पादन करता है वो आपका परसेंट में निकल जाएगा। तो हल करते हैं तो 25 चौक 100 और आपका 7 चौक कितना हो जाता है, 28%। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितना होगा, 28%। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला गया है कि यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है तो सोहन जो है 540 किलोमीटर की दूरी को जो है कितने समय में तय करेगा। तो सबसे पहले जो आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको जो हमेशा यूज में आता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया गया, 540 किलोमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 540 किलोमीटर दिया गया। तो आपका समय निकालने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, यानी कि दूरी को लिखते हैं। तो दूरी 540 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना है। चाल क्या दिया गया, 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया, लेकिन यहाँ पर दूरी किस में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। लेकिन आपका चाल यहाँ पर किस में दे दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में दे दिया गया। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि आपका जब दूरी किलोमीटर में दिया हुआ रहे और आपका समय जो है किस में पूछे, घंटा में पूछे, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है आपका समय किस में दिया गया, आवर में दिया गया। तो जब आपका दूरी जो है यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ रहे और समय आपका घंटा यानी कि आवर में पूछे, तो आपका चाल जो है हमेशा किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 18/5 से। तो 5 × 5 = 25 यहाँ पर चला गया। 18 × 5 कितना होता है, 90। 90 में से यानी कि 540 को 90 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, यानी कि टाइम आपका कितना आ गया, 6 आवर आ गया। कितना आ गया, 6 घंटे। यानी कि 540 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सोहन को जो है कितने का समय लगेगा, तो 6 घंटे का समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना होता है, 3 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट क्या होगा। तो मान लेते कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, P है। 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कितना गुना हो गई, 3 गुना हो गई। कितने गुना हो गई, 3 गुना। यानी कि कोई धनराशि पहले P थे, यानी कि हम लोग ने प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या मान लिया, P मान लिया। 10 वर्षों में जो है साधारण ब्याज के दर से यानी कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस पर लगाया जाता है। तो 10 वर्षों में कितना हो जाती है, 3P, यानी कि 3 गुना वो धनराशि हो जाती है। तो यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना बना, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मूल मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। तो ये आपका क्या है, अमाउंट है। ये आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। ये आपका क्या है, मूलधन है। ये आपका क्या है, मूलधन है। ये आपका क्या है, मूलधन है। ये आपका क्या है, मिश्र धन है। तो मूल मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 3P माइनस P करेंगे तो आपका क्या आ गया, 2P। 2P आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आ गया। तो अब आपको क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी पता है,
प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी हमने पी मान लिया था, समय भी हमें पता है। तो आपको जो है एक फार्मूला साधारण ब्याज में हमेशा बताया जाता है, एकमात्र फार्मूला, ये जो है आपका लगभग सारा मैथ जो है साधारण ब्याज में इस फार्मूले पे बन जाते हैं। तो आपको क्या बताया जाता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू जो है क्या होता है, SI होता है। तो P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, SI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल हमने क्या माना, P माना, तो P यहाँ पे लिख देंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमने क्या माना था, P माना था। रेट हमें क्या करना है, निकालना है, तो उसे R से डिनोट कर देंगे। समय यानी कि टाइम यहाँ पर कितना दिया गया, 10 साल दिया गया, तो 10 लिख देंगे, बटा नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना आया, SI, तो 2P आया, तो 2P यहाँ पे लिख देंगे। P से P जो है यहाँ पर कट गया, इसे सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो P से P चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेट आपका कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20%। कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20%। यानी कि कोई राशि जो कि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने के दर से, 20% की दर से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, साधारण ब्याज में एकमात्र फार्मूला होता है जिससे आपके लगभग सारे मैथ हल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या सभी में दी गई है। P1 में जो है यहाँ पर सारे S1 S2 S3 के छात्रों की दी गई है, फिर P2 P3 इस तरीके से जो है सभी छात्रों की संख्या दी गई है सभी विषयों में। फिर यहाँ पर पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है कि P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय का औसत अंक क्या है। तो P2 जो है क्या है, छात्र है। यहाँ पर जो है S1 S2 सारे क्या है, विषय है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका औसत अंक जो है पूरे विषय में मिलाकर कितना आया। तो सभी को क्या करेंगे, P2 वाले को सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इकाई अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 7 5 12। यहाँ पर आपको अगर ग्राफ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर सारा नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कितना है, 100 है, फिर 52 है, फिर आपका 55 दिया गया, फिर आपका 85 दिया गया, फिर आपका 70 दिया गया। सभी को यहाँ पर जोड़ देते तो 5 5 10 2 12, हाथ में 1, 8 7 15 5 20 5 25 1 26, हाथ में 2 2 1 3 हो जाता है। यानी कि 362 जो है टोटल अंक उस छात्र के द्वारा प्राप्त किया गया था। टोटल विषयों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है। कितनी है, 5 है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत अंक। यानी कि टोटल जो है उसका अंक जो है यानी कि उसका औसत अंक क्या निकलता है। तो 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा तो 25 8 40। यानी कि उसका जो है औसत अंक कितना आया, 72 पॉइंट। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, आपका क्या होगा, यहाँ पर 8 नहीं 4 होगा। यानी कि उसका औसत अंक कितना आएगा, 72.4 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला गया कि 10 वस्तुओं का औसत वजन यानी कि एवरेज जो है वेट कितना है, 65 किलोग्राम है। फिर बोला गया यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या है। तो क्या करेंगे, 10 में से 65 को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल वजन निकल जाएगा। और 72 में से किसका गुना करेंगे, 3 का गुना करके जो है जो आपका कुल वजन यहाँ पर 10 गुना 65 करने पे आया था उसका 72 गुना 3 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर पहले करते हल है सारा। तो यहाँ पर जो है 10 वस्तुओं का 65 किलोग्राम औसत वजन का जो है टोटल वजन जो है 10 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 650 हो जाएगा। फिर बोला गया कि 72 किलोग्राम वजन वाले जो है 3 वस्तुओं को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। यानी कि कितना टोटल वजन निकाल दिया गया, 2 3 6 7 21, यानी कि 216 किलो जो है क्या किया गया, टोटल निकाल दिया गया। तो टोटल वजन पहले कितना था, 650 था, निकाल कितना दिया गया, 216। तो दोनों का माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बचा हुआ जो है टोटल वजन निकल जाएगा वस्तुओं का। तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, फिर यहाँ पर 4 बजे, यानी कि 434 केजी जो है अभी भी क्या है, बचा हुआ है। लेकिन अब वस्तुओं की संख्या में कमी कितनी हो गई, पहले वस्तुओं की संख्या 10 थी, 3 वस्तुओं को निकाल दिया गया तो बचा संख्या कितना, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि 7 वस्तुएं अभी भी बची हुई है जिसका वजन जो है टोटल कितना है, 434 किलो है। तो औसत वजन निकालने के लिए 434 भागा 7 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत वजन, यानी कि बचे हुए वस्तु का आपका औसत वजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हल करते तो 7 6 42 और 7 दूनी 14, यानी कि 7 बचे हुए वस्तु का औसत वजन कितना है, 62 किलोग्राम है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपको जो है सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बोर्ड मास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए। पहले वाले वीडियो में मैं काफ़ी बार बता चुका हूं कि बोर्ड मास थ्योरम क्या होता है। बी से आपका ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, हिंदी में का दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर का दिया हुआ रहता है, इसको जो है कभी कभी इंग्लिश में ऑफ दिया हुआ रहता है, और इसका मतलब जो है क्या होता है, गुना होता है, लेकिन इसे जो है मल्टीप्लाई से पहले हल किया जाता है। डी से आपका डिवाइड होता है यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, ए से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले दिया गया तो ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। इस तरीके से जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को जो है पहले हल कर लेंगे। तो ये जो आपका बराबर यानी कि ये जो है आपका ब्रैकेट का सारा हल कर लेते, इस ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर 1/2 भागा 1/4 दिया गया, तो जब इसे गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या क्या होती है, उल्टा हो जाती है, यानी कि 1/4 को क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे, फिर -4 इंटू 1/2 इंटू 1/3 दिया गया। तो क्या करेंगे, सारा हल करेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि कितना बचेगा, 2 - 2/3। तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम 3, 3 दूनी 6 -2, तो यानी कि 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। नीचे में कितना बच गया, 3 बचे, यानी कि इस ब्रैकेट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का सारा जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि 2/3 है, भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिखा जाएगा। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, फिर 1/2 है तो हल करते हैं। यहाँ पर 3 3 चला गया, 4 को 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2/2, तो कितना हो गया, वैल्यू 1 हो गया, यानी कि इस ब्रैकेट का जो है वैल्यू कितना आ गया, 4/3, और इस ब्रैकेट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 1 आ गया। तो 4/3 जो है बीच में क्या है, का है, बीच में क्या है, का, और उधर का जो है ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया था, 1 आ गया था, यानी कि 4/3 का इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन का आप हमेशा जो है परीक्षा में ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर x अनुपात y का यहाँ पर मान दिया गया है, यूनिट में कितना दिया गया, 5:4 दिया गया। यहाँ पर पूछा गया कि x/y अनुपात y/x का अनुपात जो है कितना होगा। तो x का जो है यूनिट में वैल्यू कितना दिया गया, अनुपात में 5 यूनिट, और y का जो है 4 यूनिट जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया, यानी कि x का जो है यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 5, y का जो है क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, फिर आपका रेशियो दिया गया, y का क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम जो आएगा उस सभी संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सभी संख्याओं से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। तो 20 क्या करेंगे, सभी दोनों तरफ के संख्याओं से क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 20 गुना कर देंगे, तो काटेंगे, तो 4 × 5 = 20 यहाँ पर चला गया, 5 से 20 को काटेंगे तो 5 × 20 हो गया, यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और इधर 4 × 4 जो है आपका कितना हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, यानी कि x/y और y/x का अनुपात का वैल्यू जो है कितना आ गया, 25:16 आ गया, कितना आ गया, 25:16 आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति 345 प्रति कैलकुलेटर की दर से जो है कैलकुलेटर खरीदता है, यानी कि 345 रुपये में जो है कोई कैलकुलेटर खरीदा गया है, यानी कि एक कैलकुलेटर का सीपी जो है कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 345 रुपया। फिर बोला गया कि यदि वह 40% के हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपका क्या होगा। 40% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं कि फ्रैक्शन को जो यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूं कि 40% को जब परसेंट हटाया जाता है तो नीचे आपका क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी कि 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। तो परसेंट को आप हमेशा किस में चेंज कर ले, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यानी कि बोला गया कि 40% के हानि पर जो है एक कैलकुलेटर को बेचा गया, यानी कि 5 यूनिट का कोई कैलकुलेटर जो है 2 यूनिट के हानि में बेच दिया,
यानी कि कोई सीपी ईएसपी, यानी कि किसी वस्तु का जो है 5 यूनिट का मूल्य जो है उसे कितने की हानि में बेच दिया गया, 2 यूनिट के हानि पे, यानी कि उसे जो है बेच कितना यूनिट में दिया गया, 3 यूनिट में बेच दिया गया। 5 यूनिट का कोई सामान था, 2 यूनिट की हानि, यानी कि 2 यूनिट कम में उसे जो है कितने में बेच दिया गया, तो 3 यूनिट में उसे बेच दिया गया। यहाँ पर सीपी कितना दिया गया, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना दिया गया, 345 रुपया दिया गया। और यहाँ पर यूनिट में वैल्यू कितना आया, 5 यूनिट है, यानी कि उस कैलकुलेटर का जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, 5 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट बराबर जो है कितना पैसा दिया गया, 345 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 345 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 छक 30, फिर 5 नवा 45, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 69 हो गया। कितना हो गया, 69। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 69 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उस कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर 9 तिया 27, 7 में 2, 6 तिया 18, 2 20, यानी कि उस कैलकुलेटर का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 207 रुपया। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक कैलकुलेटर का मूल्य कितना है, यानी कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना है, 207 रुपये है। तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 8 सत्ते आपका कितना हो गया, 56, और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये आपका कितना हो गया, 6 5 4 9, 6 1 7 4 1 5, यानी कि 5796 रुपया जो है 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 13:20 है, और उनके बीच का अंतर जो है कितना दिए गए, 189। कितना दिया गया, 189, यानी कि 189 जो है दोनों का क्या दिया गया, अंतर यानी कि डिफरेंस दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है दोनों संख्याओं में से कौन सा है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दिया गया, दो संख्याओं पर यहाँ पर यूनिट में वैल्यू कितना दिया गया, 13:20 दिया गया, यानी कि एक संख्या का जो है 13 यूनिट है, दूसरी संख्या कितना है, 20 यूनिट है। दोनों संख्याओं के जो है यूनिट में अंतर कितना है, तो 20 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का जो है यूनिट में अंतर कितना है, 7 यूनिट। और दोनों संख्याओं का जो है एक एक्यूरेट वैल्यू जो है कितना दिया गया, 189, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 189 है। तो क्या यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से 189 को काटेंगे तो 7 दूनी 14, 4 बचता, 7 सत्ते 49, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 27 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या जो है यूनिट में कितना है, तो ये यूनिट में जो है छोटा जो है सबसे छोटा जो है यूनिट में कितना है, 13 यूनिट है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 27 है, तो 13 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 13 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 27 में 13 गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, छोटी संख्या निकल जाएगी। तो आपका यहाँ पर 270 और 27 दिया 81, तो इधर 30 50, यानी कि कितना हो जाता है, 351 हो जाता है। आपका कितना हो जाता है, 351, यानी कि छोटी संख्या आपकी कितनी है, 351 है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला गया है कि दो ठोस गोले के आयतन का योग कितना है, 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर बोला गया आपको कि यदि उनकी त्रिज्या यानी कि रेडियस का योग जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यदि तो आपसे पूछा गया है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा, यानी कि दोनों गोला का जो है रेडियस यानी कि त्रिज्या का अंतर कितना होगा। तो एक त्रिज्या r1 मान लेते हैं, एक गोले की त्रिज्या क्या मान लेते, r1 मान लेते हैं, और दूसरे गोले की त्रिज्या क्या मान लेते, r2 मान लेते हैं, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का योग कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर बोला गया कि दोनों गोले के आयतनों का जो है योग कितना, 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोला का जो है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है। क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यू होता है। हमेशा जो याद रखेंगे गोले का जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। यानी कि दोनों गोले का जो आयतन का योग कितना दिया गया है, 1144/3 दिया गया। तो क्या करेंगे, दोनों का आयतनों का योग निकालेंगे। तो 4/3 पाई, इसका जो है पहले वाले जो है गोले का जो है रेडियस क्या माने, r1 माने, तो r1 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी कि r1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पहले वाले गोले का जो है कुल आयतन हो गया। फिर क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, दूसरे वाले गोले का आयतन निकालेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर जो है दूसरे गोले की जो है त्रिज्या क्या माने, r2 माने, तो r2 का q करेंगे तो यहाँ पर r2 और उस पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो दोनों के जो है यानी कि ये जो आपका क्या आ गया, दूसरे वाले गोले का आयतन है, ये जो आपका क्या है, पहले वाले गोले का आयतन है। तो दोनों का योग जो है यहाँ पर कितना दिया गया, 1144/3। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1144/3 लिख देंगे। अब इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई को क्या लिखा जाता है, 22/7 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 22/7। तो 22/7 लिख देंगे। अंदर आपका क्या बच जाएगा, r1 का q प्लस r2 का जो है क्या बच जाएगा, q बच जाएगा, इक्वल टू जो आपका क्या दिया गया, 1144/3। तो इसे हल करते हैं तो 11 दूनी 22, 11 1, 11 चौक 44, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। 8 से काटेंगे तो 8 1, 8 तिया 24 हो जाता है। 3 से 3 जो है नीचे चला जाएगा। तो नीचे जब हल करेंगे तो r1 का q प्लस r2 का q बराबर में जो आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 सतह जो आपका कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। 13 सतह आपका कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। यानी कि हमें जो है r1 प्लस r2 का यहाँ पर वैल्यू कितना आया था, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर r3 प्लस यानी कि r1 का q प्लस r2 का q, यहाँ पर जो है r2 आपका है, यहाँ पर आपका क्या है, r2, यानी कि r1 का q और r2 का q कितना यहाँ पर आ रहा है, 91 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू r1 और r2 माने कि उसका जो है योग करने पर 7 और दोनों का क्यूब करके जोड़ने पर यानी कि क्यूब करके उसे जोड़ने पर जो है कितना आ जाए, 91 आ जाए। तो क्या यहाँ पर r1 जो है हम लोग 4 मान सकते हैं और r2 3। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर दिमाग लगा कर देखेंगे, यहाँ पर आप सोच कर देखेंगे कि r1 को अगर हम 4 मानते हैं, r2 को अगर हम 3 मानते हैं तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। फिर इसे जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी पुट करके देख लेते हैं कि दोनों का क्यूब करने पर 91 आता है या नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 64 और 27 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 2 8 1 9। यानी कि इस दोनों को रेडियस अगर हम r1 को 4 और r2 को 3 मानते हैं तो दोनों का क्यूब का योग करने पर कितना आ जाता है, 91 आता है और दोनों को जोड़ने पर 7 भी आता है। यानी कि ये जो आपका r1 4 होगा और r2 आपका क्या होगा, 3 होगा। अगर आप इसे डिटेल में जो है सॉल्यूशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा जो है इसका सॉल्यूशन चला जाएगा, जो कि आपके परीक्षाओं में सफिशिएंट टाइम के लिए नहीं बना हुआ होता है। तो आप यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, परीक्षाओं में यहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग इस तरीके से आप मान लेंगे कि कितना जो है मानने पर जो आपका योग 7 होगा और कितना जो है क्यूब करने पर 91 होगा। परीक्षाओं में भी जो आप इसी तरीके से इस तरीके के मैथ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका r1 कितना आ गया, 4, r2 आपका कितना आ गया, 3। दोनों त्रिज्याओं का क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अंतर। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि r1 माइनस r2 क्या आएगा। तो r1 कितना है, 4 है, r2 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दोनों गोले की त्रिज्याओं का अंतर कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया कि यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर मान लेते पहली संख्या को क्या बोला गया, 14 से विभाजित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, बट्टा में 14 लिख देंगे। पहली संख्या को क्या किया जाता है, 14 से विभाजित किया जाता, और वह जो है दूसरी संख्या को यानी कि दूसरी संख्या के
10% के बराबर है। किसके परसेंट के बराबर बोल रहा है? 10% के बराबर है। यानी कि जब पहली संख्या को 14 से भाग दिया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जब यहाँ पे परसेंट हटाया जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 1 0 चला गया, 2 5 10 और 2 7 यहाँ पर कितना हो गया? 14 हो गया। यानी कि पहले वस्तु का जो है यूनिट में वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया और दूसरे वस्तु का यूनिट में वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक यहाँ पर कितना है? तो 7 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि नीचे में कौन सी संख्या लिखी जाएगी? 5 लिखी जाएगी। यानी कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रतिशत अधिक निकल जाएगा। तो 5 से यानी कि 100 को 5 से काट दे तो कितना बार में चला जाएगा? 20 बार में। यानी कि 20 दूनी कितना हो गया? 40% हो गया। यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटे में तय कर सकता है तो पूछा गया है कि मोहित की गति क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर जो है क्या होता है? चाल बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? गति यानी कि चाल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चाल बराबर आपको क्या बोला गया? दूरी। तो दूरी जो है ऊपर में लिखना है। तो दूरी जो है कितना दिया गया? 1872 किलोमीटर। कितना दिया गया? 1872 किलोमीटर। और समय जो है कितना दिया गया है? 26 घंटा। तो आपका क्या निकल जाएगा? ऊपर आपका दूरी आ गया, नीचे आपका समय आ गया। तो 1872 को जब 26 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर काटते हैं तो 13 दूनी 26, 13 1 5 आपका हो जाता है। 13 चौक 52, 13 चौक 52, 2 से कट रहा है तो यहाँ पर काट देते हैं। यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा? 72 बार में चला जाएगा। यानी कि ये 72 जो आपका क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया आपका जी। ये चाल जो है किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये आपका चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये आपका ऑप्शन में जो है मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन में जो है सारा क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किस में होगा? किलोमीटर पर आवर में होगा। सभी ऑप्शन में जो यहाँ पर क्या होगा? मीटर पर सेकंड में नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर में। ये आपका क्या होगा? स्पीड यानी कि चाल होगा। यानी कि मोहित जो है कितने की चाल से जाता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है? 638 रुपया है तथा लाभ जो है उस वस्तु पर कितना होता है? 45% का लाभ होता है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ जो है कितना हुआ? किसमें? पैसे में। यहाँ पर लाभ परसेंट दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका रुपये में जो है कितना है। यानी कि 45% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/20 हो जाएगा। मैं आपको काफ़ी बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको जो है पता चल गया होगा किस तरीके से जो है चेंज किया जाता है। परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 5 से दोनों को काटेंगे तो 5 9 45 और नीचे में 100 को काटेंगे तो 20 25 100 आ जाएगा। यानी कि 45% को 9/20 लिख सकते हैं। 45% को क्या लिख सकते हैं? 9/20 लिख सकते हैं। यानी कि 20 का कोई सामान जो है 9 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। कितने यूनिट के लाभ में? 9 यूनिट के लाभ में। यानी कि कोई वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था? 20 यूनिट था, लेकिन उसे जो है 9 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि कितने में बेच दिया गया? 29 यूनिट में बेच दिया गया। यानी कि 20 यूनिट का कोई जो है क्रय मूल्य 29 यूनिट के जो है विक्रय मूल्य में उसे बेच दिया गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है कितना दिया गया? पैसे में 638 रुपये दिया गया। यानी कि 29 यूनिट बराबर जो है कितना है? 638 रुपये है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ पर से आपका जो है 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर 29 से जो है क्या करेंगे? 638 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा?
29 दूनी 58, फिर आपका बचा कितना 5, तो 29 दूनी 58, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया 22 रुपये। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि लाभ जो है रुपये में कितना है, तो 20 यूनिट का अगर सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है, 29 यूनिट का आपका विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो है क्या करते हैं एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 29 यूनिट माइनस यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना है 20 यूनिट है। तो दोनों के जो है प्रॉफिट कितना आ गया यानी कि 20 यूनिट 29 यूनिट माइनस 20 यूनिट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा प्रॉफिट, किसमें यूनिट में। तो प्रॉफिट जो आपका यूनिट में कितना आ गया 9 यूनिट। तो आपका रुपये में निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 22 रुपये, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 22 इंटू 9 करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी कि आपका रुपये में जो है क्या निकल जाएगा लाभ निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी कि 198 रुपये का जो है क्या होता है कुल लाभ होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका ग्राफ दिया गया, ग्राफ में क्या दिया गया कारों का उत्पादन दर्शाया गया किसमें M1 से लेके M7 तक। यहाँ पर आपसे बोला क्या गया दिया गया है, पूछा जा रहा है आपसे कि 7 महीने के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल जो है कारों के जो है विभिन्न माह में जो है कितने माह है 7 माह है, 7 माह में जो अलग अलग कार है। तो क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका औसतन जो है मासिक उत्पादन निकल जाएगा किसका कारों का। सभी को जोड़ते हैं, जो है पहला जो है पहले माह में कितना था 25 था, दूसरे माह में 32, तीसरे माह में आपका 18 था, फिर उसके बाद 24 था, अगले माह में 36 यानी कि 5वां महीना में 36, छठा महीना में जो है 29 था, और 7वां महीना में कितना था 38 था। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 5 2 7 8 7 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 9 34, 34 8 कितना हो गया 42, यानी कि 4, 3 2 5 1 6 2 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 4 कितना हो गया 20, यानी कि 202 जो है 202 गुना 10,000 करेंगे उतना जो है क्या हुआ है कारों का उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है औसत मासिक उत्पादन, तो ये जो है कितने माह का है 7 माह का उत्पादन है। तो 1 माह का उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 202 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, तो 7 8 56, फिर आपका 6 बचेगा तो 7 8 56, यानी कि 28.8 10,000 में जो है आपका क्या आ जाता है कारों का उत्पादन आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर दिया गया कि PQR जो एक व्यापार शुरू करने के लिए कितना कितना जो है व्यापार में निवेश करता है। P जो है 14,000 निवेश करता है, कितना 14,000 निवेश, Q जो है कितना निवेश करता है 18,000 निवेश, और R जो है कितना निवेश करता है 24,000 का निवेश करता है। फिर बोला गया यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ जो है कितना 25,480 रुपये का लाभ है, तो जिस अनुपात में उसने निवेश किया होगा उसी अनुपात में जो उसे क्या मिलेगा लाभ जो है बांटा जाएगा। आपको ये हमेशा जो है ध्यान रखना याद रहता है कि व्यापार जो है जिस अनुपात में निवेश किया जाता है और जितने समय के लिए निवेश किया जाता है उसी अनुपात में जो आपका क्या किया जाता है लाभ को बांटा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि P तथा Q के जो है हिस्से का मध्य अंतर क्या है, यानी कि P और Q के जो है लाभ का अंतर क्या है। तो क्या करेंगे सबसे पहले P Q और R के जो है सभी के जो है व्यापार जो है जितने राशि से शुरू किए थे सभी को क्या करेंगे अनुपात में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले जो है P जो है कितने व्यापार में लगाया था निवेश किया था 14,000, Q जो है कितने निवेश किया था तो 18,000 निवेश किया था, और R जो है कितने निवेश किया था 24,000 जो है निवेश किया था। तो अनुपात में चेंज करेंगे तो सभी जो है क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 0 3 0 3 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 9 18, और यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी PQR जो है कितने अनुपात में निवेश किए थे व्यवसाय में तो 7:9:12 के अनुपात में जो है निवेश किए थे। तो यहाँ पर टोटल जो है यूनिट में जो है कितना निवेश किया था, तो टोटल यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। तो 28 यूनिट बराबर जो है कितना लाभ दिया गया है यहाँ पर 25,480 रुपया दिया गया। कितना दिया गया 25,480 रुपये दिया गया है।
और पूछा क्या गया कि पी और क्यू के बीच का जो है अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 7 चौका 28, फिर आपका कितना हो जाता है 7 तिया 21, 7 छक 42, 7 चौक 28, 0 4 से यहाँ पर कट रहा है तो 4 से काट देंगे तो 4 नमा 36, कितना 4 नमा 36, 1 0, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू जो है कितना है 910 रुपया। तो पी और क्यू में जो है यूनिट में अंतर कितना है, तो 2 यूनिट का अंतर है। तो लाभ में भी क्या होगा, उतना ही अंतर होगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू अगर 910 रुपये आया है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पी और क्यू के बीच के जो है लाभ का अंतर निकल जाएगा। तो 2 गुना करते हैं तो 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, यानी कि पी और क्यू के जो है लाभों का अंतर कितना है 1820 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि रोहित, मोहित और सुमित अकेले अकेले जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। रोहित जो है 8 दिन में, मोहित 14 दिन में और सुमित जो है 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर जो है समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि टोटल वर्क आपका क्या हो गया, कुल कार्य, इफिशियंसी आपका क्या हो गया, कार्य क्षमता, टाइम यानी कि आपका क्या हो गया, समय हो गया। या फिर इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि टाइम बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का जो है एक ही चीज इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो रोहित जो है कितने दिनों में कार्य करता है, 8 दिनों में। मोहित जो है उसी कार्य को फिर कितने दिनों में करता है, 14 दिनों में करता है। और सुमित जो है उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करता है, 21 दिनों में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 14 और 21 का क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 21 का कितना होता है, 21 का आपका हो जाता है 21, 21 दूनी 42, 21 42 84, 84 दूनी का कितना हो जाएगा 168। 168 जो है आपका क्या हो रहा है, तीनों का एलसीएम हो रहा है, यानी कि 8, 14 और 21 के तीनों का जो एलसीएम कितना हो रहा है यहाँ पर आपका 168 होगा। तो 168 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 21, यानी कि आर की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 21 आ गई। आर की कार्य क्षमता कितनी है, 21 है। जब 168 को 14 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, 1 14 दूनी 28, यानी कि मोहित की जो है कार्य क्षमता कितनी हो गई, 12 हो गई। और जब 168 को 21 से भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8, यानी कि सुमित की कार्य क्षमता कितनी है, 8 है। यानी कि रोहित की कार्य क्षमता 21, मोहित की कार्य क्षमता 12, सुमित की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 8 आ गई। तो हमें बोला क्या जा रहा है, तीनों मिलकर को जो है कार्य को कितने समय में करेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि समय निकालने के क्या किया जाता है, कुल कार्य। तो कुल कार्य है कितना, 168 काम करना है। तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों मिलकर जो है कितने की जो है इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता से करेंगे, 21 से करेगा रोहित, 12 से करेगा मोहित और सुमित जो है कितने से करेगा, 8 से करेगा। यानी कि कुल जो है कार्य क्षमता कितनी हो गई, तो 12 8 20, 20 आप प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी कि टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर कुल कार्य और नीचे जो है कुल कार्य क्षमता लिखा जाता है। तो यहाँ पर समय जो आपका क्या निकल गया, 168/41 दिन जो है तीनों मिलकर काम को करने में लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि के अकेले एक कार को कितने दिनों में करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला गया कि यम अकेले समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर आगे बोला गया के तथा यम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के जो है कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात जो है क्या कर देता है, कार्य को छोड़ देता है। तो बोला जा रहा है यम जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अभी आपको बताएगा कि टाइम निकालने के लिए जो है क्या किया जाता है, टोटल वर्क बाई क्या किया जाता है, इफिशियंसी किया जाता है। यानी कि टी से आपका हो गया टाइम, टी डब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होता है। तो सभी का क्या करेंगे, पहले कार्य क्षमता और कुल कार्य निकालेंगे। तो के जो है कितने दिनों में कार्य को करता है, तो 20 दिनों में कार्य को करता है। यम जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 30 दिनों में करता है। तो
तो 20 और 30 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि के की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। और जब 60 को 30 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यम की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो के जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 3 की कार्य क्षमता से। और यम जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 की कार्य क्षमता से। तो यहाँ पर बोला गया है कि के और यम जो है टोटल दोनों मिलकर जो है कितने दिनों तक कार्य करते हैं, 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको और बताया गया थी, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। ये दोनों जो आप याद रखेंगे या फिर एक भी याद रखेंगे तो दोनों जो है एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क बराबर आपको क्या बताया गया था, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो 5 दिनों के लिए दोनों कार्य करते हैं। इफिशियंसी यानी कि दोनों जो है कितने की कार्य क्षमता से करते हैं, के जो है 3 से, यम जो है 2 से। यानी कि टोटल जो है कितने की कार्य क्षमता से, 5 की कार्य क्षमता से। यानी कि के और यम द्वारा जो है कितने दिन, 5 दिन कार्य करता है। कितने की दोनों मिलाकर कार्य क्षमता से, 5 की कार्य क्षमता से। यानी कि दोनों मिलकर काम कितना किया होगा, 5 पचे 25 टोटल काम किया होगा। कौन, के और यम मिलकर। लेकिन उसे करना कितना काम था, 60 काम करना था। कितना काम करना था, 60 काम। किया कितना काम, 25 काम किया। तो उसे और करना कितना काम है, तो 60 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 60 माइनस 25, क्योंकि करना 60 काम था, किया 25 काम, तो बचा हुआ काम कितना है, 60 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। यानी कि 35 काम उसे करना है। अब करेगा कौन, के जो है क्या हो गया, के जो है कार्य जो है 5 दिन करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बोला जा रहा है कि यम जो है शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो शेष कार्य 35 है। करेगा कौन, यम करेगा। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 की कार्य क्षमता से करेगा। तो क्या करेंगे, 35/2। अभी आपको यहाँ पर बताया गया है कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशिएंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल कार्य कितना है, 35। कार्य क्षमता जो है कितना, यम का 2 है। यानी कि समय कितना लगेगा, 35/2 दिन लगेगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 35 बटा क्या लगेगा, 2 दिन लगेगा यम को शेष कार्य को करने में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड मास थ्योरम बता चुका हूँ कि किस तरीके से बोर्ड मास थ्योरम जो है हल किया जाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट का इसे जो है सारा पहले हल कर लेते हैं इसे। तो 3/7, आगे क्या है, भाग का है। तो भाग को गुना में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सामने वाली संख्या जो है क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 15/14 को क्या लिखेंगे, 14 बटा क्या लिखेंगे, 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14/15। हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 15 को काटेंगे 3 से तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू जो है कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का सारा हल करेंगे। तो ब्रैकेट के सारा हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 6 दूनी 12, एक कितना हो गया, 13 हो गया। यानी कि 13/2। आगे क्या है, आपका भाग है। तो भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, सामने वाली उल्टा हो जाती है। यानी कि 3 को क्या लिख देंगे, 1/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/3। आगे क्या दिया गया, -4 दिया गया। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 बटा नीचे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस जो है आगे क्या है, 4 है। यानी कि इसे हल करेंगे तो नीचे एलसीएम 6, 13 - 6 चौक 24। यानी कि 13 - 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 4 11। यानी कि -11 बटा कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो दोनों ब्रैकेट का जो है हल हो गया। तो नीचे क्या करेंगे, बाकी सारा जो है हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पर। तो दिया क्या गया यहाँ पर, 45 का दिया गया है। ब्रैकेट का अंदर जो है बाद वाले का, ये इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना आया था, 2/5 आया था। कितना आया था, 2/5। तो यहाँ पे 2/5 लिख देंगे। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर इस बड़ा ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का जो है कितना आया था बाद वाले में, -11/6 आया था। तो बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस आया। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना आया, -11/6 आया। क्या आया, -11/6। बाहर में भी माइनस है, अंदर में भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा साइन देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। तो क्या, फिर +11/6 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो बाकी सारा हल करते हैं यहाँ पर। तो 45 को 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में। यानी कि कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 2 यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। प्लस कितना हो गया, 11/6।
तो यहाँ पर हल करेंगे, ये एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 20 छक आपका कितना हो जाता है 120 प्लस 11, 120 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 131/6 आ जाता है। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना होगा 131/6 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा परीक्षाओं में ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि इसमें जो है गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 यानी कि जिसे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 4 तथा 8 क्या बचता है, शेषफल बचता है। यानी कि एक संख्या 52 है, कोई संख्या से उसे विभाजित यानी कि भाग दी जाती है, तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। अगर हम इस संख्या में 4 पहले से ही घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि उस संख्या का जो है विभाज्य अंक कौन सा हो सकता है। तो क्या करेंगे 52 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, यानी कि जो भी संख्या होगी उसको जो है 48 को पूरा विभाज्य करना होगा। उसी तरीके से 104 में क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे, तो जो माइनस करके आएगा वो संख्या जो है क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से विभाज्य होनी चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है आपका 96 आ जाता है। यानी कि 48 और 96 को कौन सी संख्या ऑप्शन में जो है होगी, वो जो है 48 और 96 को पूरी तरीके से विभाज्य करेगी, आपको वो ढूंढना। और यहाँ पर बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बोला गया है क्या कि सबसे बड़ी संख्या, तो ये संख्या 48 और 96 को जो है 16 से भाग हो रहा है, लेकिन ये जो है क्या हो है बड़ी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है। तो 48 से भाग देखेंगे तो 48 से 48 यहाँ पर कटेगा, और 96 जो है 48 96 भी जो है क्या हो जाएगा 48 से कट जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका जो है 16 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, लेकिन आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि क्या बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है 48 है। यानी कि आपका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 48 होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।